पक्का? प्रोग्रेस के चालू कर दिया है। एक बार वो नीचे नहीं यार, ऐसे तो तो मेरे यहाँ से दिख रहा है, उसके ऊपर हो हाँ बस पावर। सो रियल जिंदगी में हमने नॉर्मली वर्ड जितने लोग आएंगे सबको पूरा जब तक बेचारे सेटल नहीं रहेंगे तब तक नोटिस करना है। तो क्या 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 हाँ, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं 50 वॉट का बल्ब दे दो मुझे या 100 वॉट का दे दो। तो वॉट अगेन इट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वॉट इज वहां पर हम पहले समझते हैं। अच्छा ये तो साइंटिस्ट वाली कहानी हुई, अदरवाइज इट इज जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड का मतलब क्या है कि अगर तुमने इस रॉड को अगर तुमने 1 सेकंड के लिए चलाया तो ये 50 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। 1 सेकंड में 1 जूल है। अगर किसी चीज की 50 वॉट का मतलब क्या है 50 जूल पर सेकंड। क्योंकि इवेंचुअली मेरे पास क्या हो रहा है कहानी कि जितनी ज्यादा देर तुम इसको जलाओगे उतना ही ज्यादा बिल आएगा, है ना? ये तो है ही, है ना? इसीलिए घर में लोग एसी नहीं चलाने देते हैं, कम चलाओ एसी, है ना? है ना? ऐसा कि पंखा चला दो, है ना? एसी मत चलाओ। क्यों एसी मत चलाओ? क्योंकि एसी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है बेसिक लैंग्वेज के चक्कर उसमें। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे एसी है 1 टन 2 टन, अब ओए बाहर उतरने के देखो 1 टन 2 टन, इसका मतलब क्या है टन एक और यूनिट बना दी गई है, बट इवेंचुअली इट इज रिलेटेड टू पावर। तो अप्रोक्सीमेटली 1 टन ना जिससे होता है 1100 वॉट। 1100 वॉट का मतलब क्या है कि तुमने अगर 1 सेकंड के लिए एसी चलाया ना 1 टन का, तो वो 1100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, अरे तो हो गया ना, आज से घर एसी चलाने की बंद कर दे। तो ऐसी बात है, ये तो बात है अपने घर के नहीं चलाएंगे। जैसे यूपी बिहार में लोग वो करते हैं, तो वहाँ पे लाइन बाहर से जाती है। जैसे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल लाइन दिखती नहीं है, वहाँ पे लाइन ऐसे बाहर से जाती है, पोल टू पोल जाती है, तो बाहर पोल होते हैं, लोग अपने घरों से एक तार डाल देते हैं उसपे। तो देखा लाइट आ जाती है क्या, तो बिजली का ब्रेक फिर वहाँ पे आता है लोगों के घर। वैसे बिजली भी नहीं आती है वहाँ, लेकिन बिल भी नहीं आता है। तो बहुत तरह से मेरे घर में ये काम होता है बचपन में, है ना? लाइट बंद कर देते हैं, बड़ी आराम से कोजी माहौल है, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पढ़ना पड़ता है। ओके, तो पॉइंट है कि 1100 जूल 1 सेकंड में बिजली कंज्यूम हो रही है। मतलब तुम कितनी देर चलाओगे उसको, है ना, उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी और उसके हिसाब से हमारा बिल आएगा। तो जब तुम बिल देखते होगे तो वहां पर ये आता है लिखे कि इतने यूनिट बिजली कंज्यूम हुई। कभी किसी ने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा? तो वहां पर ना क्या लिखा रहता है कि तुमने 50 यूनिट बिजली कंज्यूम करी। अब नॉर्मली लोगों को ये सब चीजें समझ में नहीं आती है ना, वॉट क्या होता है समझ में तो हमें भी नहीं आता है वैसे, लेकिन नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल नहीं समझ आता है। तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड एक यूनिट एक टर्म डिफाइन कर दिया कि इतने अमाउंट ऑफ बिजली जब तुम कंज्यूम कर लोगे तो मीटर एक रीडिंग से बढ़ जाएगा। व्हाट इज दैट, वो एक हम बाद में पढ़ेंगे, सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, जस्ट प्योर फील के लिए बता दे रहा हूँ। तो वो होता है 1 किलोवाट आवर। इसका बस बेसिक मतलब होता है, तो वो 1 यूनिट इसका फाइनली जो कन्वर्जन आता है ना वो आता है ये, जब तुम 3.6 into 10 raised to the power 6 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेते हो ना, तब उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। मतलब तुमने बहुत सारी चीजें देखो, जैसे फ्रिज है कंटिन्यूअसली चल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बंद ज्यादा या गीजर कभी कभी चलता है। इवेंचुअली जब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इतनी कंज्यूम हो जाती है तब 1 यूनिट, वो जो मीटर की रीडिंग है वो 1 यूनिट ऊपर जाती है, और वो यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड करना है। तो कितनी देर चला रहे हो तो वो हमारा ड्यूरेशन पे डिपेंड कर गया। ये बात समझ में आ रही है? तो उसी चीज को डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म डिफाइंड है, व्हिच इज कॉल्ड पावर, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, वर्क और एनर्जी, कि हमारे पास कितनी एनर्जी और कितनी देर में कंज्यूम कर रहे हैं। सेम कहानी होती है गाड़ी की पावर,
कितनी डिफाइंड है ना, या फिर जो हॉर्स पावर, घोड़े की पावर एक्चुअली वो हॉर्स पावर वर्ड वहीं से आया है, तो जो हॉर्स पावर होता है ना, ये सब मैं लिखवा रहा हूँ, पहले जस्ट फील कर लेते हैं क्विकली। वो है 746 वॉट जो हॉर्स पावर डिफाइंड है, ठीक है। ये सब कहानी समय पे आएगा और कभी कभी अच्छा लगेगा, फील गुड होगा। इसी की बात है, ये रिमोट से पड़ा होगा सर, पीछे का लाइट भी बंद कर, पीछे का लाइट एक बार बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, ये खोलिए। हाँ, अच्छा लगने लग रहा, ठीक रहेगा ना? नहीं सर, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, जो समय का मास्टर क्लास की बात चिंता है कि बहुत बिल आया था, फिर बहुत बड़ा आया था लेक्चर। तो अच्छा, तो पहली बात ये समझ में आ गई कि पावर डिफाइन क्यों करी, कितनी देर में, कि हाउ मच टाइम, हाउ मच एनर्जी गेटिंग कंज्यूम्ड, वो हमारा एनर्जी अपॉन टाइम टाइप की एक नई चीज, या वर्क अपॉन टाइम की नई चीज डिफाइंड है, दिस इज कॉल्ड पावर। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये सब क्वेश्चन लिखना है, राइट डाउन पावर, और यहाँ पे लिखो रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल, बस बस, बहुत छोटा था, ज्यादा डेफिनेशन थोड़ा बोर्ड में आ रही है, हमारे बोर्ड एग्जांपल है। अच्छा, ये सब अभी मत लिखो, ये सब कुछ नहीं लिखा है, ओनली राइट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड डिफाइंड एज पावर। सब कुछ मतलब सब काम की चीजें बता रहा हूं, केवल वो कई बार लोग पावर और एनर्जी में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इतनी बात बताई। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर। जल्दी अगला चैप्टर स्टार्ट करना है। रेट ऑफ, अरे क्या खत्म कर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर, ठीक है। अब जब भी कोई कौन सुबह चुप जाते हैं ना, हाँ नहीं, और कौन नहीं, हमने भी रेट डिफाइन करा, हॉर्स पावर पुराने जमाने में एक वर्ड डिफाइन करा गया था, वो हॉर्स पावर, जैसे टन भी बात में, क्योंकि वो बार बार एक स्पेसिफिक चीज ज्यादा बड़ी वैल्यू है, हमने मीटर भी डिफाइन करा है, सेंटीमीटर भी डिफाइन करा है, किलोमीटर भी डिफाइन करा है। मैं यहाँ से बोलूंगा कि काबरा मेट्रो कितनी दूर है, तो क्या बोलेगा? 2, अरे काबरा मेट्रो तेरी कितनी दूर है? कैमरा में 5.3 पागल है क्या? 5.3 सुनो, अच्छा ये मुंबई में एक और प्रॉब्लम है, टाइम बताते हैं वापस आ जाएगा। तो हमने किलोमीटर एक यूनिट डिफाइन करी, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सपोज 2 किलोमीटर पे, मैं बोल सकता हूँ क्या 2000 मीटर पे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 लाख सेंटीमीटर पे? तो आइडियली सारी चीजें सही है कि मैं बोलूंगा यहाँ से अगर स्पेसिफिक जगह 2 किलोमीटर पे, 2000 मीटर पे है, 2 लाख किलोमीटर सेंटीमीटर पे, तो बेटा चक्कर क्या, मैं बार बार उतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों यूज करूँ, बोलने में मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है ना, तो हम वी वांट टू कंज्यूम दैट एनर्जी, तो हमने अलग अलग, हमने टन क्यों डिफाइन करा, या तो मैं बोलूँ बार बार एसी ले जा, जब मुझे लेने जाना है मैं बोलूँ कि मुझे 1100 वाट का एसी दे दो, या फिर अगर मुझे 2 टन का चाहिए मैं बोलूँ कि 2200 वाट का एसी दे दो। तो लोगों ने, क्योंकि जो बड़ी क्वांटिटी आने लगेगी तो हम उसको एक छोटी क्वांटिटी में डिफाइन करेंगे, है ना, इसलिए हमने अलग अलग यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द नीड डिफाइन करी है। यहाँ तक नहीं समझ में आई? अच्छा दूसरी चीज, जब भी किसी चीज का रेट डिफाइंड होगा, रेट का मतलब है हमेशा इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमने वेलोसिटी डिफाइन करी तो हमने क्या बोला, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। जब हमने एक्सेलरेशन डिफाइन करा तो हमने बोला उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे जब हम पावर डिफाइन कर रहे हैं तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क और एनर्जी। ये बात समझ में आ रही? तो जब भी, फिर एक और चीज, फिर जब हमने वेलोसिटी तो हमने उसकी 2 टाइप की चीजें डिफाइन करी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस आल्सो। तो अब यहाँ पर भी सेम चीज, अगर मुझे एवरेज पावर की बात हो रही होगी तो जितनी मैंने मेहनत करी है, जितना मैंने वर्क करा है, जितने टाइम में, दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एवरेज। कि मैं, हमने जब ये सब बात करी थी ना, याद करो, हमने बोला कि हम ब्लॉक को नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं, ओए सीधे, नींद पूरी नहीं है तेरी? नहीं, क्यों? तुम्हें फुटबॉल दिख रही थी,
ओके जल्दी आना ये सब सुबह सुबह की क्लास में सोया करो प्रॉपर ओके चलो जल्दी तो हमने जब ये सब बात करी कि इस पेन को मुझे ऊपर ले जाना है तो हमने बोला कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है एमजीएच बट हमने ये नहीं बोला इस पेन को मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ या तेजी से ले जा रहा हूँ मुझे मेहनत उतनी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी बाय द अमाउंट एमजीएच अभी कोई एक इंसान है जिसको बहुत स्लो लेकर जाएगा कोई एक इंसान है बहुत जल्दी लेकर जाएगा तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए दैट डिफरेंस इज बेसिकली द पावर कि in how much time I am doing that the work is defined as the power क्या ये बात समझ में आती है श्योर तो एवरेज का मतलब क्या है कि जब भी मुझे एक ड्यूरेशन दिया जाता है तो वो हमारे लिए एवरेज ठीक है जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इट इज नथिंग बट dw/dt ये सबने बहुत बार पढ़ा हुआ है बट आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या है so this is what instantaneous power तो दो ही टाइप instantaneous power बहुत सिंपल कहानी है जो चीज हमने पढ़ी है बस एक छोटा सा एडिशन उसमें है और कुछ भी नहीं है ओके सो पावर की आइडियली यूनिट क्या होनी चाहिए वर्क की यूनिट है जूल अपॉन टाइम है ना तो यूनिट हमारे पास होनी चाहिए जूल अपॉन सेकेंड और या फिर हम उसको जूल सेकेंड इनवर्स है ना एक ही बात है राइट बट बॉस ने बोला मुझे रिस्पेक्ट चाहिए जिंदगी में है ना तो उनका रिस्पेक्ट चाहिए तो नया नाम ले लो तो जूल पर सेकेंड को हम जो यूनिट डिफाइन करेंगे और जो हमारी लगी पड़ी रहती है ना यही मजा दो क्लास के बाद आ रही ना और क्या ऑफर दे देते हो ओके अच्छा ये सब ऐसा यूनिट की बात होती है ना ओके क्विकली डायमेंशनल फार्मूला एक हमने बातें करी कैसे क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका हाँ एमएलटी बात है चलो इतना तो याद है m0 क्या होगा जल्दी से टाइम पास की जल्दी वाला डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा एक बार निकाल दो जस्ट इन केस पुरानी चीज रिवाइज हो जाएगी ओके व्हाट वुड बी द डायमेंशनल फार्मूला ये क्या है जल्दी अरे सोच के नहीं होगा करना पड़ेगा पेन चलाना पड़ेगा ओए एक बेंच आगे बैठा है ना तू है ना धीरे धीरे तो आगे बढ़ेगा ना जिंदगी है ना तो अभी ध्यान देना पड़ेगा हाँ बैठा आ गया हाँ क्यों जान उधर नहीं आ जा दूसरी जाती थोड़ा चल रही है क्या वेरी गुड सही है जब सिलेक्शन होगा तो उसको शाबाशी देना यही करना ना अरे बताओ ओके सर कहानी दो फॉर्मूले ऐसे थे जो याद करने को बोले थे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी क्या था हमारे पास ओए चुप हो जाएगा बिल्कुल 1 मिनट हो गया तुरंत वापस जब पढ़ाया करूंगा तो वापस बंद हो जाएगा कल तुम्हें निकालूंगा घर जाना पड़ेगा मॉडल टाउन इतना अच्छा है नहीं कि घर जाने में अच्छा लगेगा है ना जल्दी ओके दो फॉर्मूले थे एक था फोर्स का और एक था एनर्जी का जो डायरेक्टली याद रखता है फोर्स का था mn(t-2) एंड अब होगा तो खुद सोच के चले जाना ठीक है चलेगा ना बोलो अगर आवाज आए तो खुद से चले जाओ ना बिल्कुल बोलना नहीं पड़ेगा श्योर ये हाथ लगा के सबसे आवाज गायब नहीं होती बाकियों को तो आवाज आती है नहीं पढ़ना ही फिर वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है बोलो जल्दी बोलो खुद से चली जाएगी ओके फोर्स का फॉर्मूला था ml(t-2) और एनर्जी का था उसमें डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन तो ml(2t-2) बाकी हमें कोई याद नहीं रखना है तो क्विकली वर्क और एनर्जी बेसिकली हमारे पास फॉर्मूले वाइज सेम है क्योंकि वो जूल टाइप की कहानी है तो डायमेंशनल फॉर्मूला ml(2p-2) अपॉन टाइम तो वो -2 टाइम के नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -3
ये सब याद नहीं रखने, बस यार ये ऐसे वाले एग्जाम में ना कई बार सीटी टाइप या वैसे वाले एग्जाम में कोई अगर मुश्किल हुआ तो मतलब मेंस और नीट में भी पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई मुश्किल फॉर्मूले का हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, अगर तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेंगे, बट देख माय चांस पूछेंगे नहीं। ओके, यहाँ तक आने के लिए तो अब हमें दो फॉर्मूले याद रखते हैं कि अगर एवरेज है तो जो हमने वर्ग निकालना सीखा है अपॉन टाइम इज द पावर और एवरेज का ये। अब यहाँ पर एक और स्पेसिफिक फॉर्मूला आता है। हमने वर्क डिफाइन कैसे करा था, W is equal to integration of P F dot S, या फिर तो एक्चुअली इससे ज्यादा ना यूज ये होता है, बट मैं बताता हूँ कि किस टाइप की सारी का किस टाइप का फॉर्मूला पढ़ा था पक्का। अगर मैं dW को यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो P क्या आएगा मेरे पास, D अपॉन dt, और यहाँ पर हम लिखेंगे F डॉट ds इस D अपॉन ds। तो अच्छा प्रैक्टिकली ये क्या लिखा है, F डॉट ds अपॉन dt, अगर मैं साथ में लिखूं तो ये चलेगा। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो ज्यादा इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है ना, वो ये फॉर्मूला है। तो प्रैक्टिकली लेकर तुम्हें तीनों याद रखने हैं। दिस इज अगेन इंस्टेंटेनियस इज एफ डॉट वी, है ना, या फिर dw बाय dt, या फिर तीसरा है w अपॉन t। अच्छा w अपॉन t को वैसे ही याद कीजिए, एक्चुअली अगर तुम्हें ये याद है ना और ये याद है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब एक ड्यूरेशन दिया होगा 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, तो हमारे पास टोटल वर्क और कितनी देर में वो काम हो रहा है हमारे पास एनर्जी है, राइट। श्योर, अभी प्रॉब्लम में सबका हो जाएगा, सही है, नोट डाउन प्लीज। ओके, तो जैसे ही हमने वर्क डिफाइन करा था तो हमने बोला था किसी फोर्स के वर्क की बात होगी। जब हम पावर डिफाइन करेंगे तो किसी स्पेसिफिक फोर्स से किसी पावर की बात होगी, है ना, हमेशा यही होगा कि अगर नोट कर लिया ना, क्यों नहीं लाया तो लेट उठ के अगर पैर उठा रहे हैं कॉपी भी उठा सकता है। अच्छा एक चीज आप लिखना चाहो, ऊपर कर थोड़ा सा ऊपर कर, अभी मैं सर सारी चीज ओके। एफ डॉट बी, अच्छा जब हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर कैन चेंज। गाड़ी जब हमें बोला जाता है कि पावर ये है तो मैक्सिमम पावर है ना, तो अगर फोर्स चेंज हो रहा है ना, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पास एफ वी कॉस थीटा, किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, बट व्हाट जब हमने डिफाइन किया तो हमने ये नहीं बोला कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन है, तो कहना है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। बट हमारे पास किसका डॉट प्रोडक्ट है, एफ एंड वी का, फोर्स वेक्टर है वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर, तो हमारे पास एफ वी cos थीटा वेयर थीटा इज व्हाट, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, है ना, फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हमने क्या बोला यार, थीटा तो हमारा जब हमने वर्क डिफाइन करा था एफ डॉट एस, तो हमारा वर्क भी पॉजिटिव था, जीरो था, नेगेटिव था। तो सेम कहानी यहाँ पे रिपीट हो रही है कि अगर हमारे पास थीटा अलग अलग आएगा, है ना, अगर 0 से 90 के बीच में से हम लिख नहीं रहा हूं तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, एग्जैक्टली 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा, है ना, और अगर 90 से 180 है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें कुछ करना नहीं, हमें इवेंचुअली यही आ जाता है, इट इज f into v into cos थीटा। तो हर इंस्टेंट पे, है ना, फोर्स कांस्टेंट है या नहीं, और मुझे इंस्टेंटेनियस पावर पूछी गई है तो उस इंस्टेंट पे कोई पर्टिकुलर फोर्स क्या है, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, उस इंस्टेंट पे उसका एंगल क्या है, सही है, पक्का आसान है कहानी। एक दो प्रॉब्लम लेते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, ये लिख लिया है ओके। पहले बहुत छोटा सा जस्ट केवल फॉर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ इट, कि सपोज मैं तुमसे बोलूं एक 2 केजी का ऑब्जेक्ट, इसकी किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं 15 न्यूटन का, यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 0.5, ठीक है। सपोज कुछ ऐसा बोला गया, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी गई उसकी, ठीक है। अंडरस्टैंड द आइडिया कि अगर मैं तुमसे बोलूं फाइंड दो चीजें, इंस्टेंटेनियस पावर किसकी, ये एक्सटर्नल फोर्स है मेरा 15 न्यूटन, इज बेसिकली दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। इंस्टेंटेनियस पावर फर्स्ट
ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो F है एंड सेकेंड फ्रिक्शन। F नहीं दिया, सोचो हमें क्या जरूरत है इसकी समझना। जब मुझे इंस्टेंटेनियस पावर वर्ड अगर यूज हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए व्हिच इज F डॉट V। ठीक है, माइनस इक्वल लिख लो बस, है ना। अगर समझ में आने से इम्पोर्टेंट अगला प्रॉब्लम है जस्ट कि हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं, कम मतलब हो सकता है जब हो सकता है कि एवरेज पावर टाइप की बातें हो रही है। भाई साहब क्यों लेट हो गया, क्या हो गया था? हो तो गया, मैं पूछ रहा हूँ क्यों? तो बता तो देना, हमें हंसना है यार, बता दे। हाँ सोचा नहीं बहाना नहीं पता तेरे को, सच बोलते हैं, जब बहाना नहीं पता होता है तो सच बोल के कभी कभी बोल सकते हैं लेट हो गया। अरे मतलब क्यों लेट हो गया? लेट उठा होगा, कहीं गया होगा, अंदर बैठने की जगह नहीं मिली तो अगले बैठने का वेट होगा। ओके क्विकली, अच्छा तो बहुत सिंपल सी कहानी है, हमने पावर अच्छा आ गया ना, F डॉट V करना है। अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स की पावर पूछ जाएगी, F डॉट V क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ V इनटू cos थीटा। तो 15 इनटू 10 इनटू द एंगल बिटवीन देम। कैन आई से यहाँ पे 0 है अगर फ्रिक्शन की पूछी गई है। अच्छा ये नहीं करना है ना, तो देखना है, बोलना नहीं। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन मुझे पहले पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन कितना है ना। तो फ्रिक्शन हमें पता है कि अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, पक्का। अच्छा एक और चीज मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स इधर है इसलिए फ्रिक्शन पीछे नहीं है, वेलोसिटी इधर है इसलिए फ्रिक्शन की बहुत बार की आदत लोगों की क्या होती है, फोर्स के ऑपोजिट। अगर ये फोर्स पीछे भी लग रहा होता तो भी हमारा फ्रिक्शन यही होता, क्योंकि पार्टिकल आगे जाता है, राइट। स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा व्हिच इज म्यू इनटू एन। इस केस में ऊपर नीचे नहीं जा रहा है इसलिए म्यू mg। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाँ ओके, सो म्यू mg इनटू वेलोसिटी इनटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम। अच्छा तो वेलोसिटी इधर है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, कैन आई से एंगल इज 180 नाउ। सही है, अब वैल्यू डाल दो जो भी है, क्योंकि 0.5 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू -1। बहुत आसान है कहानी, जस्ट केवल एक प्रॉब्लम क्विकली हमने जिस प्रॉब्लम से एक्चुअली वर्क निकालना सीखा था, व्हिच इज द स्टैंडर्ड। अच्छा मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है, फाइल ही सुनने के मतलब स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल जहां पर मुझे उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है u, एंगल दिया गया है थीटा, ठीक है। ओके फाइंड एक वेलोसिटी वाला टाइम और एक जी वाला टाइम। तो अच्छा कहानी में क्या लिखा होगा, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट इनिशियल वेलोसिटी u at an angle theta with respect to the ground, है ना, वो सब कहानी लिखी होगी। स्टैंडर्ड है, so I'm not making you write the procedure. Right now the first thing that you have to find find instantaneous power supplied by gravity. Find instantaneous power supplied by gravity at find the instantaneous power supplied by gravity at A slash B, in different parts, at A slash B slash C। मतलब तीन अलग अलग पॉइंट पर पावर बतानी, जब नहीं हाँ ABC थोड़ा हो जाएगा, मतलब अलग अलग पॉइंट है ना। सो मतलब तीन पार्ट हो गए बेसिकली। फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय ग्रेविटी
जब पार्टिकल हमारा ए पर है, बी पर है, सी पर है, सेम चीजें हमें पता करनी है। एवरेज पावर अच्छा पहले एक बात पहले ये तीनों निकाले, तीनों लिखने एक ही करके रखते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर एट ए बी सी तीनों निकाल सकता है। पार्टिकल का मास है, हाँ पार्टिकल का मास है है तीनों लिख लो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में, है ना। फॉर्मूला क्या है इंस्टेंटेनियस का, हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, व्हिच इज व्हाट F डॉट V, है ना। जब भी किसी पावर पूछ जाएगी तो फोर्स डिफाइन करा जाएगा। इस केस में फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी का, है ना। तो डायरेक्शन बताओ ग्रेविटी की, वेलोसिटी आई हो, प्रोजेक्टाइल थोड़ा पता ही होगा, है ना। एंग्री बर्ड अच्छे से खेला होगा सबने, तो पता होगा प्रोजेक्टाइल क्या होता है। पहली बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तू बोल रहा है ना चाहे डायमेंशनली सही है, सबसे पहले यूज कर, और क्योंकि जब तू बोल रहा है माइनस जी हमारा एक मिनट हमने और उसको इक्वल टू ए क्यों लिखा है तुमने, व्हाट इज इट, एट ए है वो, तो पी ए लिखो, उसको ए मत लिखो, नहीं तो वो एक एक्सेलरेशन लग रहा है ना, मतलब वो बाकी सही यार, तीनों निकाल दो, कुछ है नहीं उसमें, मतलब यार ऐसा तीनों निकाल दो, फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज राइट, थर्ड इज राइट, कुछ नहीं है यार, जल्दी से लिखना है केवल, एक नया फॉर्मूला पढ़ा है बस, ठीक है। अभी लिख क्यों नहीं रहा, गंदा हो जाएगा क्या, पेज इसीलिए दिया है एट ए भाई, मैं बोलूं अच्छा प्लीज उसको ए इज इक्वल टू मत लिखो, मतलब उसको पीए लिखो, नहीं तो ना वो समझ में नहीं आता है, वो डायमेंशनली इनकरेक्ट लगता है। जब सुबह सुबह मंदिर जाते हैं भगवान से क्या मांग के आते हैं, सीधे बस पढ़ाई में रखे मांग पास लिख के आते हैं तो मंदिर में से कहीं चौक से, नहीं ये भी बोला था ना वहां से, आज पूरी क्लास में आके खुली रहती है मेरी, है ना, तो देखना देखो तो आगे तीनों आगे, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, कॉस 90 क्या है, 6 महीने की क्लास के बाद ये पूछना पड़ रहा है कॉस 90 क्या होता है, पहले ए और बी, ओके बताइए, हाँ अच्छा मेरे को देखिए, बोलो यार सर बगल में मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो अपना इतना डर क्यों जाते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि पहले वाले पार्ट का आंसर क्या है, नहीं अगर मैं लास्ट कॉर्नर, नो बगल में हेलो मेरे से फर्स्ट वाला, अच्छा जब यू आर सेइंग cos थीटा, हमने थीटा क्या बोला, इट इज द एंगल बिटवीन व्हाट, फार्मूला क्या था, लेट्स क्विकली रिकैप। अच्छा बाकी लोग प्लीज ट्राई, मैं बोल रहा हूँ कि गलत हो गया आंसर, नहीं डरो मत, मैं बोल रहा हूँ द मोमेंट यू थिंक ना तुम्हें नहीं आ रहा है तो गारंटी नहीं आएगा, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम बोल रहे हो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना, डरो मत इस चीज से। हाँ जब फार्मूला बना हुआ है एफ डॉट हाँ फार्मूला पावर
मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर का। ओके, तो एफ डॉट, दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ओए अच्छा, लास्ट है ना, डोंट टेल मी कि तुम पूछ, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, अच्छा अगर बात नहीं कर तू, अच्छा जब किसी से पूछ रही है ना तू, है ना, अच्छा नहीं बताना, ठीक है, अभी इसको छोड़। हाँ, एफ डॉट बी, दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? ए डॉट बी क्या होता था? हाँ स्केलर, और वो होता क्या था? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, है ना, तो एफ डॉट बी क्या हो गया? एफ बी कॉस थीटा, व्हेन थीटा इज एनी रैंडम थीटा, कोई स्पेसिफिक थीटा है कि मैंने प्रॉब्लम में कोई थीटा बोला, क्या वही थीटा है या व्हाट इज द थीटा इन ए बी कॉस थीटा या एफ बी कॉस थीटा, एंगल बिटवीन ए बी। तो जब हम बोल रहे हैं एफ, राइट, यहां तक नहीं कहानी, तो जब तूने आंसर दिया, जब मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पावर एट ए, तो हमारे पास किस फोर्स की पावर पूछी जा रही है? mg की। mg जब ए पॉइंट पे है पार्टिकल, तो mg कहां पर एक्ट कर रहा है? नीचे, पक्का? यहां तक नहीं, तो एफ डॉट बी में यहां पर क्या आएगा? एफ जिसका काम कर रहे हैं mg, वेलोसिटी हमें ये दी गई है। अब नाउ जब हम थीटा बोलते हैं तो वो कॉस थीटा है, बट क्या कोई भी थीटा है या यहाँ पर कुछ और है? वेरी गुड, यहाँ तक सही। तो क्या ये मेरा आंसर सही है? सही है। जैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वहां पर cos थीटा नहीं है, वो 90 प्लस है, तो व्हाट इज cos 90 प्लस थीटा? माइनस 90, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस mg into u sin थीटा, सही है, पक्का? हाँ, तो तीसरा मत पूछना, बीच में मैंने एक नहीं अभी गलत, ओके, सेकंड वाला पार्ट बी पर नहीं, बी पार्ट पर, हाँ, व्हाट इज द पावर ऑफ mg एट b, प्लीज अच्छा, हाँ ऐसे सामने फॉर्मूला लिखा है कुछ, उसको डायरेक्टली अप्लाई करना है एक्चुअली, थोड़ा सा कोशिश किया, मतलब बिल्कुल ही लूज छोड़ दोगे ना देन, तो इतना धीमे बोलो कि आवाज नहीं है। हाँ हाँ, अरे सही है यार, बिल्कुल बिल्कुल ही सही है। बी पर मैं हूँ, mg इधर लग रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल जा रहा होता है, कितनी स्पीड से जाता है वैसे हाईएस्ट पॉइंट पे हमें जरूरत नहीं है, बट कितनी स्पीड से जाता है वैसे जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पे होता है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल? याद है कुछ नहीं? u cos थीटा यार, वर्टिकल कंपोनेंट गायब हो जाता है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हर जगह पे सेम रहता है, बिल्कुल यार। अब है ना, तो एंगल उसके बीच में कितना दिख रहा है? तो आइडियली अगर मैं लिखूंगा इज्जत से तो लिखूंगा mg लिखूंगा, u cos थीटा लिखूंगा और यहाँ पे cos 90 लिखूंगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर आपने तो बोला था cos थीटा होता है, ये थीटा है ऑफ द वेलोसिटी वाला, ये फॉर्मूले वाला थीटा नहीं है, ये वाला जो थीटा है वो cos थीटा है ना। किसी को ऐसा कंफ्यूजन नहीं लग रहा था आपने दो दो थीटा लग रहा है? अरे गलत हो गया ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा था ये cos थीटा आपने एक और लिख दिया, एक और cos 90, so एक और इंटरेस्टिंग चीज समझना, so whenever the angle between the force and velocity is 90, can I say power supplied by it at that instant? ये किसी का नंबर आ गया, अच्छा तुम अगर पूछ भी रहे हो ना, समझ भी रहे हो, जब समझा रहे हो ना, है ना, मैं समझा ही दूंगा ना वैसे, ठीक है, और क्या भरोसा है सही बता दो, है ना, तेरा कॉम्पिटिशन हो सकता है गलत पढ़ा देते, है ना, ओके। तो जब मेरे पास एंगल 90 है तो 100% जीरो, तो एक और चीज इंटरेस्टिंग देखो, जब ये चीज पढ़ी ना मैंने अगर मैं इस u को रिजॉल्व कर देता, u cos थीटा और u sin थीटा में इनिशियली कर सकता था क्या? हाँ, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कर ही सकता हूँ, ध्यान से देखो। अच्छा तो मैं u को भूल जाऊंगा, अगर मैं पूछता इस u cos थीटा और mg के बीच में एंगल कितना है, तो वैसे ही गायब हो जाता, और u sin थीटा की वजह से क्या था फॉर्मूला, mg into u sin थीटा
इनटू इसके बीच एंगल है 180। क्या वैसे भी सोच सकते थे? हाँ, अगर मुझे एंगल, क्योंकि लोगों को जो आदत होती है, ये थोड़ा सोचने में तकलीफ होती है। लोगों को सबसे अच्छे एंगल लगते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, है ना? तो 0 मतलब लगते हैं, है ना? 0 डिग्री पर वो कौन 0 का टर्म आ जाता है, क्योंकि 90 पर वो 0 दिखने लगता है, 180 पर वो माइनस आ जाता है। तो अगर इस स्टार्टिंग वाला, उसको मैं ऐसे भी सोच सकता था, mg into u sin theta into cos 180। ये समझ में आ गया? पक्का? पीछे यार लास्ट में बताएगा, कोशिश करेगा सी वाले की आराम से। ओके, व्हाट इज द पावर एट सी? जब पहले से लिखा था उसको काट दिया, सही था? हाँ हाँ, लास्ट वाले पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है? सो mg नीचे लगेगा, जस्ट बिफोर। अच्छा, हमने अभी तक कोलिजन नहीं पढ़ा है, तो जब भी हमें सी पूछा जाए, क्योंकि अब तुम बोलोगे सर चिपक गया, फिर रिबाउंड हो गया, तो हमेशा जब भी पूछा जा रहा है अभी जस्ट बिफोर। हाँ, mg नीचे लगेगा, ओके। ओके, राइट साइड u cos थीटा एंड लेफ्ट साइड पे जब पार्टिकल, जो सवाल इवेंचुअली सवाल ये है, जब पार्टिकल टकराता है तब वो कैसे टकराता है? इन ए स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल, अगर मैंने u से फेंका है थीटा एंगल पे, जब वो हिट करता है, अबाउट टू हिट द ग्राउंड, तो वो कैसे टकराता है? सवाल एक्चुअली ये, क्योंकि मुझे mg की डायरेक्शन पता है, मुझे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लग जाए तो मुझे तो फार्मूला याद कराया गया है, f डॉट v, है ना? तो मुझे v पता करना है। ओके, हाँ, जो तू बोल रहा है u cos थीटा, कुछ और भी होता है या फाइनली जब पार्टिकल हिट करता है तो वो हॉरिजॉन्टली हिट करता है, ऐसा है क्या? नहीं, कैसे हिट करता है फिर? मतलब बिल्कुल ऐसे हिट करता है, बिल्कुल ऐसे हिट करता है। अगर मैं किसी चीज को ऐसे हिट, एंग्री बर्ड नहीं खेला है यार, तुमने खेला है ना? अच्छा, वहां पर बस ये होता था कि एक्चुअली पार्टिकल रिबाउंड नहीं करता था, इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट बिफोर। हाँ, कभी कभी करता है। तो जब वो करता था, जब कभी कभी, है ना, तो यार क्या वो एग्जैक्टली ऊपर चला जाता था क्या? व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग, बताइए। जब पूछने की बात आई था वो नहीं बताइए। हाँ, बताइए, याद है? अरे हाँ, तू अब 90 माइनस थीटा, मैं पूछूंगी किस कैसे हिट करते हैं, अबाउट व्हेन इट हिट द ग्राउंड, टेढ़ा बट व्हाट एंगल? थीटा एंगल या सेम एंगल। तो जब वो हिट करता है तो वो एग्जैक्टली सेम एंगल पे हिट करता है, थोड़ा डायरेक्ट हो गया, तो वो सेम स्पीड से हिट करता है ना? यानी सेम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हिट करता है, सेम एंगल। इसीलिए उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, वो हमेशा सेम रहता है। तो अभी ये एंगल थीटा है, mg ऐसे लग रहा है, तो कहना है ये वाला हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना? तो साइन आ जाएगा, मतलब mg का पूछा गया है, u का u आएगा, कहां गया? या तो u sin थीटा होगा, बट अभी अगर इज्जत से लिखेंगे, फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इसलिए वो sin थीटा है। सही है कहानी? और दूसरी चीज, अगर मेरा मन होता तो मैं ये काम भी कर सकता था, क्या u का एक cos थीटा लेता और sin थीटा लेता, cos थीटा इसके साथ 90 बना ले तो उसकी पावर आएगी नहीं, और sin थीटा जो है उसके साथ एग्जैक्टली पैरेलल है ना, तो फिर वो cos 0 है। सही है? पक्का? बहुत मुश्किल क्या? क्या एक और पार्ट इसमें, अब इंस्टेंटेनियस, अच्छा मुश्किल वाला दे, पक्का? ओके, मुश्किल नहीं दे रहा हूँ, है ना? एवरेज के पहले कौन पार्ट में दे रहा हूँ। ओके, फाइंड द, इसी में नीचे को find the instantaneous power by gravity at general time t. Find instantaneous power by gravity at general time t. तो आप समझना कि क्या है, मुश्किल नहीं है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा।
इंस्टेंटेनियस पावर बाय ग्रेविटी, सेम डायग्राम। इसके बाद आपसे सिखाते हैं फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर बाय ग्रेविटी एट अ जनरल टाइम t, छोटू t। हमें पावर बोला गया तो पहले मुझे फोर्स बताना पड़ेगा, तो ग्रेविटी वाले फोर्स का ही पूछा जा रहा है। जैसे मैंने अभी स्पेसिफिक कर दिया था, यहाँ यहाँ यहाँ, राइट। जनरल टाइम पर तो वो कहीं पे भी हो सकता है ना, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो किसी जनरल टाइम t पर की लेट्स से, अच्छा थोड़ा सा और सिंपलीफाई करने के लिए, समझाने के लिए बता दूं, सपोज यू टेक कोई भी एक जनरल पॉइंट, u थीटा से थीटा है, जनरल टाइम पर सपोज वो यहाँ पर है, t t टाइम। जब t t लिखते हो मतलब कोई जनरल टाइम, राइट, उस टाइम पर पावर क्या है, तो तुम्हारे आंसर में u भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है। योर आंसर में क्या क्या टर्म हो सकते हैं, एंड अब t भी हो सकता है। बाकी देखो सारे आंसर्स में हमारे पास mg था, u था, थीटा था। अब क्योंकि जनरल टाइम वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड, है ना, तो अब तुम्हारे आंसर में t भी होगा। नाउ कैन यू थिंक ऑफ, अब ये तुम्हें सोचना है कि हाउ डू यू वांट टू, हाँ mg into ds by dt, ds by dt is nothing but velocity। अब जनरल टाइम पर चेंज होती है क्या, हाँ होती है। यहाँ पर u होती है, धीरे 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 u बहुत स्पीड हो जाती है, फिर u होती है, मतलब अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी अलग अलग होती है। अरे एक लिख के बताना, एक मिनट वो ऐसे मत लिखना। अरे क्या मेरे आंसर में v हो सकता है क्या, नहीं नहीं v के बदले u, हाँ कोई v। अच्छा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें एवरेज नहीं पूछा है, इसका मैंने ट्राइंग टू डिवाइड बाय t, क्योंकि हमें वो एवरेज होता है। इंस्टेंटेनियस पावर में हमारे पास अपॉन में t नहीं, क्योंकि हम ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे, हम पावर मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी डॉट, तो फोर्स के लिए अच्छा मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी एट जनरल टाइम इन अ प्रोजेक्टाइल का सकते हो, क्यों आ सकता है, थीटा आ सकता है ना। तो सिंपलीफाई करके अगर तुम ये सोचो, मैं प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल का अगर इसे बना दूं, मैं तुमसे पूछूं पार्टिकल यहाँ पे फेंका है, किसी जनरल टाइम t पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर तुम ये निकाल दो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। किसी जनरल टाइम पर प्रोडक्ट किसका है, f डॉट v, किसी जनरल टाइम पर तुम अगर उसकी वेलोसिटी पता कर लो तुम्हारा काम खत्म। So it's a majorly a question of projectile, to be honest. for f into f dot v force के लिए we can use अरे यूज नहीं, कैन बोलो लिखो, अरे लिखने में बहुत तकलीफ होती है ना, देखो क्या ना अभी आंसर गलत है, ये कैपिटल टी क्या है, हमारा आंसर किसके टर्म्स में ध्यान से देखो, नहीं छोटा टी नहीं हो सकता ना, नीचे तू एवरेज की बात कर रहे हैं, नहीं ओके वेरी गुड, अब सोचो, हाँ निकाले कुछ, वेरी गुड, बता दे चल जल्दी। वेरी गुड, काफी कुछ बहुत सही किया तुमने, एक्चुअली पूरा ही सही किया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अच्छा हमसे अगर पावर पूछी जा रही है, हम p इज इक्वल टू समथिंग नहीं बोलेंगे, है ना, इट इज समथिंग p एट जनरल टाइम, वो बोला जाएगा ना। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ क्या पूछना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी चीज, अरे आई वांट टू नो, बस तो लॉजिकल रीजन दिया, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, सबको भरोसा नहीं है। हाँ u का कॉस्ट कंपोनेंट एवरी टाइम 0 पे होता है, u का कॉस्ट कंपोनेंट, क्योंकि जब पार्टिकल को फेंका जाता है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा मैं एक और इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ सोचने का तरीका, मैं तुमसे बोलूं कि ये दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट है ना, जब mg एक्ट कर रहा है किसी जनरल टाइम पर, कहने से mg तो हमेशा ही ऐसे एक्ट कर रहा है पक्का, अगर मुझसे पावर पूछी गई है किसी जनरल टाइम पर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ mg, अगर मैं उसको लिखूं माइनस जे कैप चलेगा, f डॉट v, mg अगर मेरा हमेशा नीचे लग रहा है तो f डॉट v, हमारे पास एक अभी साइन का गड़बड़ है, एक f डॉट v, f मैं बोल सकता हूँ वो नीचे लग रहा है, जो फोर्स की बात हो रही है, फोर्स ड्यू टू mg की बात हो रही है, तो उसको मैं माइनस mg जे कैप लिख सकता हूँ। अगर इसी तरीके से मैं वेलोसिटी को भी i j की कैप में लिख पाऊँ, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान पता है कि i का i से कर दो, j का j से कर दो, k का k से कर दो, ये पता है पक्का। ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं,
इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, which is u cos थीटा, क्या वो हमेशा सेम रहता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इन अ प्रोजेक्टाइल ऑलवेज 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 रिमेन सेम। तो किसी भी जनरल टाइम पर जो उसका कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कहते हैं 100% सेम रहता है। नहीं, अभी आया नहीं है, अभी मैंने पूरा लिखा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ mg को मैंने अभी वो लिखा है कि दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट है। एक मिनट। हाँ, जीरो के थ्रू अभी आ रहा है। मुझे बताओ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम है। व्हाट वुड बी इट्स वर्टिकल कंपोनेंट एट जनरल टाइम अगर मुझे निकालने का मन करेगा, कैसे निकालते थे? क्या वो चेंज नहीं होता है? अगर u sin थीटा तो इनिशियल है ना, एट t इज इक्वल टू 0 पर u sin थीटा है। अगर ये चेंज नहीं होता तो पार्टिकल को तो जिंदगी भर ऊपर जाते रहना चाहिए था। चेंज होता है तो वो फॉर्मूला क्या होता था? u sin थीटा माइनस gt। पार्टिकल y डायरेक्शन में, पार्टिकल जब मूव कर रहा है ना, तो y डायरेक्शन में v इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हैं। सुना क्या पढ़ते थे हम? v इक्वल टू u प्लस at है। Can I apply this equation provided a is constant? If I want to apply this equation in y direction, तो यहाँ y लिखूंगा, यहाँ y लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा y, है ना? तो t is equal to 0 पर पार्टिकल यहाँ से चला, उस टाइम पर उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था? u sin थीटा। थोड़ी देर बाद t टाइम पर a की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ माइनस g, और t मतलब किसी भी t की अलग अलग वैल्यूज डालते जाओगे तो यहाँ पर मुझे किसी जनरल टाइम पर उस वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिल जाएगा। याद है? श्योर। तो हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट का, उसके दो कंपोनेंट है, कौन सा? एक u cos थीटा है आई कैप, और दूसरा है हमारे पास y कंपोनेंट जिसकी वैल्यू आ रही है u sin थीटा माइनस gt। y डायरेक्शन में तो हम j कैप लिख सकते हैं। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास एनिमेशन पावर का फॉर्मूला क्या है? f डॉट। अगर f मुझे वेक्टर फॉर्म में पता लग जाए, वेलोसिटी मुझे वेक्टर फॉर्म में पता लग जाए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है। जो फोर्स है, कह रहे हैं जब वो पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो फोर्स तो हमारे पास वर्टिकली डाउन लग रहा है, तो उसको सीधे सीधे माइनस जे कैप लिख देंगे, चलेगा। और वेलोसिटी का हमने आई और जे में लिख दिया। अनदर वे ऑफ थिंकिंग है पक्का? फिर से बोलो, लिखा है ना, पूरा लिखा है वो, है ना? तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज दैट? इसका दूसरी चीज क्या लिखी है? u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt। सही है? हमने क्या पढ़ा है? दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो i का i से, j का j से। यहाँ पर i है तो ये वाला तो वैसे ही गायब, और वो वैसे ही मुझे पता है कि u cos थीटा तो ऐसे था, g ऐसे था, वो 0 हो लिखा। जस्ट केवल लिखने का तरीका बता रहा हूँ एक और। सही है? बचा क्या? इसका इनटू इसका, पर एक ये माइनस भी है तो माइनस को एज इट इज बाहर रखा, mg का mg के साथ करा, j डॉट j वाली चीज हमारे पास आ जाएगी, व्हिच इज u sin थीटा माइनस g। हाँ, अब p का कैसे आया? p हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है? f डॉट b है ना। p का कैसे नहीं आया? p निकालना है अपने को, है ना? p पावर, जैसे हमने दो पिछले वाले दो पार्ट करे थे वो समझ में आए थे, तो हमें पावर निकालनी थी किसकी? mg की, एट अलग अलग पॉइंट पर। बट वो पॉइंट ऐसे भी कि या तो एंगल अच्छे अच्छे दिख रहे थे मुझे, यहाँ पर अभी मुझे अच्छा सा एंगल दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये एंगल, ये थीटा है, ये एंगल तो कुछ अलग सा हो गया होगा ना, फाइन। या तो मैं फाइन निकालूं, मेहनत करूं, फिर हमने क्या बोला, ये ज्यादा मेहनत है, इससे अच्छा क्या करते हैं, वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट अलग अलग निकाल लेते हैं। एक्स कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल में मुझे पता है कांस्टेंट होता है, वाई कंपोनेंट वेरी करता है बाय हाउ, लाइक दिस। उसको मैंने आई और जे में लिखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं केवल इसका कर रहा होता तो cos थीटा तो 0 हो जाता, mg into vy into cos थीटा, वैसे कर लेते तो भी सेम। फिर तो u cos थीटा 0 नहीं होता है, u cos थीटा की वजह से पावर क्या है? फोर्स into वेलोसिटी into cos थीटा। u cos हर जगह पे याद मत रखो, u cos थीटा ऐसा है और mg ऐसा है, तो उनके बीच का एंगल कितना है? cos 90। इसलिए u cos थीटा 0 नहीं है, उसकी वजह से पावर 0 है। इसमें नहीं लेंगे वो
मतलब वो एक और तरीका है ना, अगर मेरे को मन है लिखने का तो मैं cos 180 ले सकता हूँ। अगर मैं केवल बोलूं mg की पावर निकालनी ना, u cos थीटा और mg परपेंडिकुलर है, उसका जीरो हो गया पावर, ये जो vy है ये ऊपर है और mg नीचे है। अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा mg इंटू vy इंटू cos 180, है ना, वो एक सोचने का तरीका है। u cos theta at any given point of time वही रहने वाला है, u cos Yes. और u sin theta की वैल्यू इस तरह उसको t के टर्म Yes, exactly. सही है, पक्का। सीधे बैठा भी नहीं है तो सीधे बढ़े आगे। सेम प्रॉब्लम अब एवरेज पावर समझना। दिस इज अच्छा एक मिनट, हाँ फिर से स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल यू कैन राइट डाउन द प्रॉब्लम तक। स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल बनाओ u थीटा पर, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी u एंगल थीटा प्रोजेक्शन, हाँ बस दे क्लियर सेम। u theta find average power, find the average power of gravity and average power of gravity, दो पार्ट है from। अच्छा जब भी एवरेज बोला जाएगा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ ड्यूरेशन। जब भी इंस्टेंटेनियस गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है ना, जैसे तुमने हल्का सा एक्सीलरेटर दबाया या छोड़ा उसकी स्पीड कम हो गई, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब भी मुझे एवरेज वर्ड यूज होगा इट इज बिकॉज ऑफ अ सर्टेन ड्यूरेशन। तो फाइंड एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी, प्लीज कोई आंसर चलाना मत, ठीक है। एंड सेकंड फ्रॉम ए टू सी, एंड थर्ड इज आल्सो ए टू सी। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा तीनों। अच्छा प्लीज इज्जत से लिखना, प्लीज चिल्लाना मत। नहीं अब मुझे टाइम नहीं दिया है, सोचना प्रोजेक्टाइल में क्या मुझे टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन होती है क्या, कुछ कुछ पता होता है, तब आपको ही पता होता है ना। ज्यादा प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ गोली भी तक याद है, याद है। अरे कल ये तेरे हाथ में थी, क्या तो ऐसा ही है, साथ में मिलके खरीदी थी, एक दिन तुम पहनोगे एक दिन मैं पहनूंगा, ये जन्मों का रिश्ता है तुम्हारा। कैसे पढ़ना आने लगता है नहीं आता है, ऐसा आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है तुम पहन लो पढ़ने के बाद। अच्छा अच्छा अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट? सुना सुना तो लग रहा है कहीं, कहीं तो सब किसी ने सुनाया था, मतलब किसी ने नहीं सुनाया था शायद ना, और बहुत आसान है, नथिंग मुश्किल। जल्दी जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बढ़िया। बस चल रहे हैं ना। अरे कैसे सांसें कैसे आ रही है, खेल की आती ना, तो कैसे मन लग रहा है, नहीं ना जल्दी ऐसा कुछ। पहला वाला पार्ट बहुत छोटी गलती, बहुत नहीं, बहुत छोटी नहीं गलती है गलती अभी फॉर्मूला क्या, अगेन हम रिपीटिंग, फॉर्मूला है पावर एवरेज इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम, राइट। ऐसे ही कुछ है ना फॉर्मूला, जिस चीज की पावर पूछी गई है उसका वर्क निकाल लेंगे, जितनी देर में वो काम हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे,
क्या मैं पहला पार्ट मतलब एक ही पार्ट है बाकी सब तो ऐसे ही बताने का है। नहीं अभी गलत है। तू क्या कर रहे हैं ना मैं बताऊं कि तू एप्पल एंड ऑरेंज कर रहा है एक्चुअली। व्हाट इज एप्पल एंड ऑरेंज? डिफरेंट क्या? तू क्या कर रहा है कि पावर को टाइम से डिवाइड कर दो। जो तूने ऊपर वाला टर्म लिखा है दैट इज समथिंग लाइक पावर। पावर अपॉन टाइम तो हमें कुछ पढ़ा ही नहीं है। व्हाट अपॉन सेकंड कुछ पढ़ा है क्या आपने? अच्छा तो सॉल्व करके आंसर करके ओके। अब यार तू भी फार्मूला भूल गया है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्योंकि डायमेंशनली कर है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ये होता था क्या? q स्क्वायर आता था वहां पे है ना? समझा ना गलती? अरे एक और भी छोटी सी गलती विच इज ऑफ माइनस। तूने माइनस लगाया है देखने का लगाया क्या? वो छोटा सा माइनस है ना तो ये था। अच्छा सर ये कुछ कुछ तक सही किया है, कुछ चीज सही लिखने की कोशिश करी है तभी पूरा सही किया। ये वक्त मिला तो नहीं है तुझे ऐसा तो तुझे भावनाएं तेरी कह रही है ये मिला बट अभी पूरा सही नहीं है। पहले तो ए से बी का निकालते हैं ना। अच्छा एक मिनट पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तेरे को भी बात करनी है। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? पूरा तो बोलते जब कॉपी कर लीजिए हाँ टू यू साइन थीटा एप्पल एंड ऑरेंज इफ आई एम आस्किंग यू something and you are giving me answer or something to use sin theta dimensionally it's correct है मैडम। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था? देखो देख सीधे हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था? में जहां से यहाँ तक पहुंचने का समय तो है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या फॉर्मूला याद नहीं I think this is right. No. पहले वाला पार्ट ना अच्छा एक हाँ वो माइनस साइन थीटा बनेगा बस जस्ट माइनस साइन इज क्योंकि वो पीछे लग रहा है। हाँ मैं उसको सॉल्व करते सही ये 2 नहीं आएगा पहले वाले पार्ट में। अच्छा वही मैं एक बार सबने सेम गलती करी है काफी लोग चाहिए जब मुझसे एक माइनस साइन ओके एक मिनट टाइम ऑफ फ्लाइट ए से सी तक के पहुंचने में टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं भाई। कहीं पे भी पहुंचा देंगे उसको टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ा बोलते हैं। जब हम t = 0 से मोशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पहुंचने के टाइम को हम कैपिटल T बोलते थे ना और वो 2u sin थीटा बाई g होता है। सबने 2u sin थीटा बाई g से डिवाइड करा है अभी तक। हाँ ओके जितना ऊपर पहुंचने में समय लगता है सॉरी जितना पूरे में समय लगता है क्या है जितना ऊपर जाने में उतना ही नीचे आने में। तो जो ये है यहाँ पर समय लगता है उसका आधा। एक चीज तो ये गलती करी है। दूसरी चीज है हमने क्या बोला जब मैं ए से बी जा रहा हूँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला बिना सोचे समझे केवल एक ही याद रखो डोंट गेट कंफ्यूज। हम दो ही फॉर्मूला याद रख रहे हैं इंस्टेंटेनियस का एफ इनटू वी टू cos थीटा एंड पावर का एवरेज का वर्क अपॉन टाइम। वर्क कहां से आएगा? इस फोर्स का वर्क पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द पावर ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कंटिन्यूअसली mg नीचे लग रहा है क्या mg की वैल्यू कांस्टेंट होती है? तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी पर्टिकुलर फोर्स का वर्क निकालना है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये प्रॉब्लम एक्चुअली हमने करा भी था जब मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अच्छा तो वर्क कैसे निकालेंगे उसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट कौन सा आता था? ये वाला h max। अब तो अच्छा ओके h max है ना। क्या mg ऐसे लग रहा है पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ mg ऊपर जा रहा है तो कहना है पहले वाले पार्ट को उत्तर क्या होना चाहिए? mg वर्क ऑफ ग्रेविटी mg इनटू h ये है और वो ऊपर जा रहा है कहना है कि वो cos 180 जैसा टर्म आएगा। y ये समझ में आ रहा है पहली क्लास तो mg ऐसे लग रहा है पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ mg ऊपर जा रहा है। तो मिस्टर सुत्तर बॉय क्या करेंगे क्या इलाज है इस चीज का बता। कभी कभी एकदम से ऐसे लगता है क्या अब नीचे कर सकते हैं मुझे अलाउड है ऐसा किसी का
ने बोला है क्या, या कोई और कुछ नहीं बोलता है, इसकी आदत पड़ गई है, क्या है, क्यों, मतलब एकदम से जब नीचे हो रहा होता है, जब ग्रेविटी तुम्हें पुल कर रही होती है नीचे, है ना, तो ऐसे मेहनत लगती है ना ऊपर बैठने में, क्या, तो एक टाइम के बाद जब वही तो ट्रिगर है ना, निकालना स्टार्ट कर दूंगा, तो एक दिन रिटन परमिशन ले लेना तुम, ठीक है, कि आर यू ओके इफ आई थ्रो यू आउट इफ यू डोंट डू सर्टेन थिंग्स, लिख ले क्या, लिखवा ले, तब वो एक्सटर्नल पुश मिल जाता है ना, तो बैठ जाओगे, अभी शायद ऐसा होता है कि बाकी लोग ऐसा होता है, कोई कुछ नहीं बोलता, ऐसा है, एक बार टीचर की करवाता हूँ, सबको बुला के एक बार, पहले ये मेहनत है, बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि अपने आप है, हम स्पून फीडिंग करके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते, दिखा ले, तेरा भी नंबर आ सकता है, चलेगा, अभी बोल रही है ना, रिजर्व कराएंगे ना, सच में नहीं करती, okay, so fourth thing is, okay, quantifiability जो आया है वो इम्पोर्टेंट है समझना, जब पार्टिकल हमारा ए से बी जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ एम जी पार्टिकल इज गोइंग यहाँ से यहाँ, व्हाट इज यहाँ से यहाँ, एच मैक्स, ये सही है, वो cos 180 का टर्म क्यों आया है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर पार्टिकल नीचे जा रहा होता था तो प्लस mgh होता था, ऊपर जा रहा है तो माइनस mgh, कितने समय में वो काम हो रहा है, वर्क अपॉन टाइम, जितना समय उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में लग रहा है, वो हमारा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली टी लिखा है, तो वो t/2 होगा, अब सही है दी, अब दो फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए थे तभी आएगा, cos 180 का एक माइनस mg का mg h max u square sin square थीटा, अच्छा ये नहीं याद है कि याद होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बट तुम्हें याद होना चाहिए आइडियली, तो u square sin square थीटा अपॉन 2g, ये वाला जो t है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट व्हिच इज 2u sin थीटा बाय g, मैं पूरा लिख रहा हूं अभी, अपॉन g होता है, और आधा टाइम के लिए हम उसको 2 लिख रहे हैं, यहाँ तक सही है पक्का, अब जो भी कैंसिल हो रहा है सब कैंसिल होके 2g का सारी कहानी इज्जत से लिखी है, mg, हाँ मतलब वही है यार, सब देख ले, ठीक है, नो, mg h ये लिखा है, this is my h, राइट, और अपॉन में t/2 है ना, तो t/2 है ना, इसको ऊपर ले जाओ ना, तो t लिख लो, एक ही बात, ऊपर से लिखा है, हाँ एक सेकंड, अरे आगे ना तुम, ये गायब, पूरा ये गायब हो रहा है, एक साइन थीटा गायब हो रहा है, एक ही u गायब हो रहा है, वो तो डायमेंशनली मैच हो गई, तो बचा क्या, माइनस mg u sin थीटा बाय g नहीं आएगा यार, बाय 2, ये देख पावर में फॉर्मूले में देख f into v है ना, f into v है, तो फिर डायमेंशनली तो मैच होना ही चाहिए, फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज राइट, सेकंड कहां है, सेकंड कौन सा था, दिस इज राइट, हाँ नहीं अच्छा, हाँ तो अभी एक मिनट, अभी यही एक प्रॉब्लम है, जब हमने ये एवरेज पढ़ा था तो हमने ये नहीं बोला था दिस प्लस दिस बाय 2, याद करने की कोशिश करो, जब बोलते थे कि एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, हम ये बोलते थे हम याद वही रखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर आ गया ऐसा क्योंकि वो कांस्टेंट है तो आ जाएगा, हो सकता है कहीं पर फोर्स कांस्टेंट ना हो, तो वी आर नॉट रिमेंबरिंग इन सच वे, सीधा इन दोनों का एवरेज कर दो, क्योंकि वो कहीं यहाँ पर एक स्पेसिफिक फोर्स mg कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, फिर रिमेंबर द फंडामेंटल, वर्क निकालेंगे अलग से, है ना, अपॉन टाइम करेंगे, सवाल आ जाएगा, थर्ड वाला करते हैं, तो वही गड़बड़ है, अभी आ ओके, सेकंड पार्ट का उत्तर सेम कहानी रिपीट कर दो, सेम एग्जैक्टली सेम है, इट जस्ट फर्स्ट प्लस एग्जैक्टली,
पहले सेकंड सेकंड वाला हम बी से सी जा रहे हैं, mg भी ऐसे लग रहा है, पार्टिकल भी ऐसे ही जा रहे हैं, जो कहानी रिपीट करी है एग्जैक्टली सेम रिपीट करेंगे, बस वो cos180 गायब हो जाएगा। यहाँ से mg 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 कैसे सेम चीज रिपीट, सेम टाइम लग रहा है, सेम मैक्सिमम हाइट है, लिखवाना पड़ेगा ना। अरे आ गया देखो, बाकी लोगों को देख रहे थे mg नीचे लग रहा है, तो कहना है वो प्लस हो जाएगा, सेम कहानी, पूरा नहीं लिखूं चलेगा, चले एनालाइज तो कर लिए। तेरा हमारी तो एक ही क्लास है कॉलेज ओके, कहते वो नहीं लिखूं चलेगा, डायरेक्टली इस चीज का प्लस हो जाएगा, सही है, प्लस mgu sin थीटा बाय 2, सही है। नाउ द थिंग इज a to c, दो तरीके हैं सोचने के, मेरी एवरेज पावर यहाँ से यहाँ निकाल दी, यहाँ से निकाल दी, या तो दोनों को ऐड कर दो, है ना, या फिर मैं तुमसे अगर सोचूं कि मुझे इंडिपेंडेंट चीज, अगर ये चीज होती अंदर अंदर अंदर, अभी ये सब क्या अच्छा ओके फ्रेंड है, हाँ ओके क्विकली कैसे, अगर मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम पूछता ए से सी वाला, व्हाट इज द वर्क डन बाय mg, है ना, तो वो ऐड मत के माइनस डबल नहीं करेंगे, क्योंकि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, किसी जगह पे पॉजिटिव है, किसी जगह पे नेगेटिव है, दोनों को ऐड होकर जीरो हो सकता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई डबल नहीं करते। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पावर स्केलर क्वांटिटी है, हमारा ए से बी में नेगेटिव आ रही है पावर, बी से सी में पॉजिटिव आ रही है, तो दोनों ऐड होकर जीरो हो सकते हैं ना, हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि ए से बी में जो पावर आई है उसका डबल कर, और बेटर तरीका क्या है सोचने का, हमसे ए से सी में पूछा है, इफ आई आस्क यू ए से सी तक mg का वर्क डन कितना है, क्या होगा, वर्क डन बाय mg व्हेन पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम a to c, क्यों, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, यस ये है, बट mg के डायरेक्शन में नहीं है, वो mg ऐसे कर रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए वो जीरो अपॉन कैपिटल टी है ना, जीरो अपॉन कैपिटल टी, टाइम में है बट ऊपर वाला चीज जीरो हो गया, इसलिए हमारे थर्ड पार्ट का उत्तर भी जीरो। हो सकता है प्रोजेक्ट टाइम अच्छे से पढ़ा होता, अच्छे से फुटबॉल खेल पाता है, सही है, पढ़ाई जिंदगी आगे, congratulations you have completed one more chapter, आता है वो पता नहीं, इतनी एनर्जी बढ़ी कितनी सारी, हाँ तो एनर्जी की सारी एनर्जी नहीं बढ़ी, टेक्नोलॉजी पोटेंशियल एकदम स्लो बढ़ा दिया, करो करो पूछो, पूछने पड़ेंगे भाई, ये बहुत लंबा कीजिए ये चैप्टर तुम्हारी क्लास में, जल्दी होना चाहिए, तुम्हारी क्लास उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे 4 लेक्चर नहीं इसमें रोलिंग नहीं है, सो दैट इज सो देयर आर 2 रोटेशन। ओके मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि हाउ इज द सर्कुलर है, इसके बाद एक पोर्शन है ऑफ सर्कुलर एंड वर्क पावर का कंबाइन, सो बेसिकली सर्कुलर कुछ चीजें पढ़ेंगे व्हिच इज रिलेटेड टू द फोर्स की पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करने क्या चाहिए, देन लास्ट क्लास ऑफ द सर्कुलर मोशन में हम वर्क पावर और सर्कुलर को कंबाइन करेंगे, ठीक है, फिर जाएगा भी वर्क पावर के कुछ पोर्शन, उसके बाद आएगा हमारा सेंटर ऑफ मास एंड देन रोटेशन, देन मैकेनिक्स, मेजॉरिटी ऑफ मैकेनिक्स इज ओवर। सो लास्ट 2 चैप्टर थोड़े से बड़े हैं, बट आइडिया है कि उसके लिए प्लीज जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा भी मैकेनिक्स की कहानी गड़बड़ है, प्लीज थोड़ा सा अगले जब तक रोटेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर, क्योंकि वो सब इंटर रिलेटेड चैप्टर,
सो रोटेशन इज वन ऑफ द चैप्टर, उसको अच्छा करने के लिए तुम्हारे सब कुछ पुराने वाले चैप्टर रिवाइज भी होते हैं और थोड़े से बेटर होने चाहिए। सो उतनी चीजें रोटेशन तक है, उसके बाद से बहुत सारे चैप्टर थोड़े से इंडिपेंडेंट आने लगते हैं जिसका पुराने से कोई रिलेशन नहीं। सो टिल द रोटेशन ये कुछ चीजें कर ले, बट सर्कुलर मोशन ऐसा बहुत इंडिपेंडेंट है। ओके एनर्जी भाई, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वही है, वो पार्ट ऑफ एनर्जी है। ओके क्विकली, ओके अच्छा, तो सर्कुलर मोशन में पहली चीज, सर्कुलर मोशन जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तो पहली चीज आती है सर्कल, बट वो किसी भी बड़े से पाथ का ना हर एक चीज का एक डिफरेंट पाथ डिफाइंड हो सकता है। कि सपोज ऐसी कुछ कहानी है ना, तो एवरी सिंगल छोटू पार्ट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। मतलब सपोज ये है, मैं बोलूं कि ये भी तो एक कर्व पाथ है जिसके टॉपमोस्ट पॉइंट कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्कल। ये ज्यादा फ्लैट दिख रहा है तो हो सकता है एक बड़े पार्ट, सुनो क्या ये बात समझ में आ रही है कि हर एक चीज जैसे अर्थ है हमें फ्लैट दिखाई देती है बट एक्चुअली तो वो स्फेरिकल है। कह रहे थे वो एक बहुत बड़ी रेडियस का एक छोटा पार्ट हमें दिखाई देता है। तो द आइडिया इज जब वो सीधे जब मिट्टी पाई है तो अब हम जब सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम पहले एक्चुअली स्टार्ट करेंगे सर्कल से, बट एनी विच वे कभी भी कोई भी चीज अगर एक वेरिएबल डिफरेंट पाथ में जाती है, एवरी सिंगल छोटा पार्ट कैन बी अ पार्ट ऑफ द सर्कल। ये समझ में आने लाइक दिस। तो जितना ज्यादा हमारा चीज हॉरिजॉन्टल या फ्लैट टाइप की होगी उतना ही ज्यादा उसकी रेडियस हमारी बड़ी होगी। ये समझ में आ रहा है पक्का है ना? इट इज लाइक अर्थ वाली कहानी से समझ में आ रही है। तो इसके दो पार्ट हैं, वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन तुमने सुना होगा कुछ कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जहां पर नॉट वेलोसिटी, समझना। सो स्पीड, व्हाई नॉट वेलोसिटी? तो हमारे अब दो पार्ट है चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, यूसीएम। अच्छा तो पूरा लिख देता हूँ। कितना पढ़ा है, क्या क्या पता है भाई तुम्हें? कुछ नहीं पढ़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई वैसी होती है तो 15 दिन पहले की चीजें याद नहीं रहती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सो वेलोसिटी इज वेरिएबल, ठीक है। जल्दी में लोग भूल जाते हैं बट उनका मतलब हमेशा यही होता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब इज नॉट स्पीड। ये बना लो डायग्राम पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अपने बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा ये लिख लो, ये सब तुम्हें पता है, चलो ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, बस केवल उसको कॉपी करो फर्स्ट। सो दिस इज स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी स्टिल वेरिएबल, velocity is still variable because direction is changing, I guess. अच्छा मैं डायग्राम बना दूंगा, है ना? अरे हाँ है ना? क्या अच्छा ओके ठीक है। अच्छा यू राइट पूरा है ना, इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। NUCM जो मैंने लिखा है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पर स्पीड इज ऑल्सो वेरिएबल। Speed and velocity both are variable. जल्दी चल बेसिक टर्मिनोलॉजी तो पढ़ी लेते हैं जल्दी से,
गुड गुड। बट वो तुमने वो 3 क्यों लिखा, ये तो बता दो। व्हाट इज 3? ये चैप्टर नंबर 3 कहां से है? ये बुक में तुमने भी कोशिश करी बट तेरे से हो नहीं पाया। सर ये बुक का भी ये 4th चैप्टर है। ये क्यों? अरे बीपी पांडे का एक ही 9 चैप्टर है। हाँ वही तो बोला। अच्छा तो बीच के तुम खा गए ना, एरोमेटिक्स है। अरे नहीं आपने वैसे तो हो गए सर, मारे क्या सर? क्या आपके चढ़ जाएंगे सर। ये मैकेनिक्स ऐसे मुझे नहीं पता है यार। डीसी पांडे के हिसाब से थोड़ा डिफाइन है। ओके ये दो चीजें लिखना प्लीज। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायग्राम से वो क्लियर हो रहा है। यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है। क्या है राइटिंग कमेटी यार तुम लोग। सर क्या है अच्छी है ठीक है तो मालूम मैंने बहुत अच्छी है ना। नहीं है क्या ये क्या है? क्यों बनाया? ये तो हमें भी नहीं बताते कि क्यों बनाई। नहीं सर चैप्टर पढ़ा क्या बता रहे हो आप? अच्छा ठीक मैं बोल रहा हूँ ये 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइड है। जहाँ पर ये सब पढ़ी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है। मतलब पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ रहे हैं बट अगर वो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, बट अगर वो वेरिएबल है, एक जगह पे 5 है फिर 10 हो गई, 20 हो गई या कम हो गई, तो इफ इट इज स्पीड इज वेरिएबल तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म करते हैं ना। तो 2 अलग अलग चीजें हम वी आर गोइंग टू स्टडी। जो वो लिखेंगे ना मेमो, उसमें लिखेंगे कि बायो ब्रेक इज आल्सो नॉट अलाउड। तेरे लिए बोल रहा हूँ जो बीच में जो 10 चक्कर मारते हैं तो ये भी अलाउड नहीं। ओके राइट ऑन नेक्स्ट हेडिंग इज टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के साथ लेते हैं प्लीज। राइट ऑन टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। Terms related to circular motion. नहीं चाहता ये अच्छा ये एक मिनट यहाँ पर ये टेंजेंट है ठीक है, ऐसा नहीं है ठीक है ना। तो टेंजेंट है, डोंट ड्रॉ इट लाइक वो यहाँ पे बोल रहा हूँ ये सब है ना यार, ये सब टेंजेंट बनाई है मैंने है ना। मतलब अगर मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो 90 डिग्री है। ये कर्व मत बनाओ उससे सर ये गौरव सर जाएंगे ना मेरे क्या या ओ इसका शॉर्ट मान लो क्या तो लोग एसी का बिल ज्यादा सर थोड़ी देर बाद चाय पत्ती मिलेगी। पानी ज्यादा अपने बॉटल ला के रखते हैं मार देंगे ठीक है। तुम लोग ज्यादा लगता है कि यहाँ पर एक महीने ये नहीं हो सकता। मार देगा हाँ वो 1 महीना ओके। अभी तक हम रेडियस का वेक्टर जैसा नहीं था, तो नाउ द वी आर डिफाइनिंग रेडियस एज अ वेक्टर। इसका मतलब क्या है धीरे धीरे पता लगेगा, बट इन जनरल सपोज अच्छा सर्कल का सेंटर की इसकी मैथ्स तो आती होगी है ना। वो फिक्स पॉइंट
ऑफ द सर्कल, जहां से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस देगा उसको हम सेंटर बोलेंगे, ठीक है। अब हम रेडियस को एज अ वेक्टर क्यों डिफाइन करें समझना। सपोज पार्टिकल मेरा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको आर आई कैप बोलेंगे, चलेगा? चलेगा। क्या हो जाता है यार तुम लोग को? ओके, इन जनरल अगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, दिस इज आर, ठीक है, तो अगर जब मेरा पार्टिकल यहाँ पर है तो उसके वेक्टर को अगर मुझे डिफाइन करना है तो आई राइट इट एज आर आई कैप, चलेगा? जब वो यहाँ पहुंचा है तो दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, अंडरस्टैंड द आइडिया। आर कैपिटल, कैपिटल आर हम मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस की बात कर रहे हैं, समझना चाहिए। इन जनरल जहां पर भी हम यूज करने वाले हैं सिंबल वो इंटरचेंजेबली यूज होगा, बट व्हेनेवर हम राइटिंग कैपिटल इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस। सी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर समझ में आता है सबको? नहीं आता तो प्लीज बोला, मतलब नहीं बताओ होगा तो ये ठीक है। तो अब दिस इज आर वेक्टर, सेंटर से अवे फ्रॉम द वेक्टर होता है उसको रेडियस वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो अब ध्यान से देखो, इसके मैग्नीट्यूड को हम आर बोल रहे हैं। अगर ये मेरा ओरिजिन जैसा अगर मैं डिफाइन करूं, सर्कल के सेंटर को अगर ओरिजिन बोलूं, तो कहना है इसके दो कंपोनेंट होंगे, आर का cos थीटा इज एंड sin थीटा इज। तो कहना है राइट दिस रेडियस वेक्टर एज आर cos थीटा आई कैप। इसकी अभी बाद में जरूरत पड़ेगी, बट अभी समझ लो कि हम उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बस इतना समझो। मतलब कैपिटल आर एम राइटिंग और द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस कहने से वो तो हमेशा ही सेम है ना, बट पार्टिकल अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन वेयर। अच्छा, द स्टैंडर्ड थीटा इज आल्सो नॉर्मली एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल को हम पॉजिटिव एंगल डिफाइन करते हैं, ये पता है ना। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन दिया गया है कि इस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एंगल जो होता है उसको हम पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव। ओके, सो कैन आई राइट दिस थिंग, है ना। तो अगर ध्यान से देखो, अगर थीटा की वैल्यू सपोज 0 से 90 के बीच में, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, पार्टिकल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर थीटा की वैल्यू हमारी 90 से 180 है तो cos थीटा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव। ध्यान से देखो, वो अपने आप सब मैच हो जाएगा अपने आप। अगर सपोज मैं यहाँ पर कहीं, यहाँ पे नहीं, तो कहना है कि cos थीटा हमारा पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। देखो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अगर 180 से 270 तो थर्ड कोऑर्डिनेट cos थीटा भी नेगेटिव होता है, 180 से ये भी नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट 270 से 360 सब कुछ मैच हो रहा है। अच्छा, प्लीज अगेन आई रिमेंबर टेलिंग यू, अगर यहाँ पर हूं मैं कहीं, डोंट टेक दिस एंगल एज योर थीटा, हमारा ये पूरा घूम के ये वाला एंगल आएगा, है ना, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं घूम रहे हैं। पक्का? अगर घूमना भी है क्लॉकवाइज तो फिर हम उसको माइनस थीटा बोलते हैं, तो अपने आप आ जाएगा। सही है गांधी? पक्का? सो सेकंड टर्म इज द रेडियस वेक्टर। जल्दी जल्दी लिखते जाओ समझ के। हां, सेकंड टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि थीटा होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैपिटल आर उसका मैग्नीट्यूड अच्छा, ये तो मैं बच्चे बता रहा था, आर मैग्नीट्यूड, ये आर वेक्टर है ना, तो हमारा जो इसका भाई, अब ये रिजोल्यूशन वेक्टर में तकलीफ तो नहीं है ना किसी को? मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला होता, तो ये आर का ये वाला जो कॉम्पोनेंट है। ओके, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो प्लीज राइट डाउन लाइक दिस, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दिस इज आर cos थीटा। ये पता होगा भाई अच्छे से, सब पता है, बट आपका नहीं कैसा लग रहा है इससे आगे बैठ के? आज का
Right on the next term is angular displacement. Angular displacement. अच्छा, जितने भी टर्म हमने काइनेमैटिक्स में डिफाइन करे ना, वो सब अब एंगुलर वर्ड यूज हो जाएंगे। हमने वहां पर डिफाइन करा था डिस्प्लेसमेंट, अब हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना? क्यों ऐसे? क्योंकि हम सर्कल में घूम रहे हैं। तो अब बता सब समझ जाएगा, उससे कहानी से मिला। तो हम इसको थीटा, और अगर वो छोटा होगा तो हम उसको डी थीटा से डिफाइन करेंगे, ठीक है? मतलब जब वहां पे है या फिर ds लिखते थे, अगर वो छोटा है तो ऐसे यहाँ पे थीटा या फिर हम डी थीटा लिखते हैं। छोटा सा फिर वर्ड कई बार थोड़ा सा वो लगता है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन लिखते जाते हैं, प्रॉब्लम पे नहीं आ रहे। सो राइट डाउन छोटा सा डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा या डी थीटा से लिख लो, एंगल स्वेप्ट बाय SWEPT, स्वेप्ट बाय रेडियल वेलोसिटी। Radius vector, angle swept by radius vector in a given time interval. Angle swept by radius vector in a given time interval is defined as angular displacement. Angle swept by radius vector in a given time interval is defined as angular displacement. ये हमारा रेडियस वेक्टर ऐसा था, इन अ गिवन टाइम इंटरवल में t = 0 यहाँ पे था, सपोज पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो रेडियस वेक्टर जो एंगल घूमा उसको हम बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है? कोई तकलीफ इसमें? डायग्राम बना लो, थीटा बना लो, इक्वल टू आर की लैंग्वेज ना, अब हम एंगुलर सारी चीजें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें। एंगल स्वेप्ट बाय, अभी मैं आ रहा हूँ इसकी आर्क लेंथ इन सब पे आ रहा हूँ, सारे करो वेट, जल्दी 15 मिनट रुको, हम सब समझ जाएंगे। क्या क्या फोर ये वाला क्वेश्चन कोई है भी क्या? ये कुछ नहीं है, शोभा तो है, उसके अलावा क्या है? 1 2 3 4 सोना छोड़ के बाकी सब है। हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बचपन में पढ़ते आए थीटा को बहुत ज्यादा डिग्री में बात करते हैं, SI यूनिट इज रेडियन, है ना? जब अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, SI यूनिट इज रेडियन। ओके, दूसरी चीज, अगर डिग्री और रेडियन में रिश्ता पता है ना, कुछ तो हाँ बोला, ठीक है? ठीक है? थैंक यू बता ओके ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल आर, सपोज ये एंगल डी थीटा है, ठीक है? दो चीजें, ये पी ये क्यू, आर्क लेंथ, ठीक है? आर्क लेंथ हमारे पास कैसे डिफाइंड है? आर इंटू डी थीटा, ये समझ में आता है? पी क्यू, अच्छा नॉर्मली जब हम पी क्यू वेक्टर, दो अलग अलग चीज सुना था, अगर ये हमारे पास बहुत छोटा है, थीटा एंगल बहुत छोटा है, तो कहना चाहिए ये और आर्क लेंथ अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी if d theta is very small, otherwise है ना? तो अगर if d theta is very small, तो हमारे पास जो आर्क लेंथ है, कहना है कि वो pq लेंथ के एक्चुअली बराबर होगा। तो ये वाली जो लेंथ है, अच्छा तो मैं pq जब लिख रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ, और जब मैं ऊपर उसके आर्क बना रहा हूँ तो ये होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो आर्क लेंथ इज डिफाइंड बाय रेडियस इनटू द एंगल बिटवीन देम, वो हमेशा डिफाइंड है। बट इफ इट इज वेरी शॉर्ट टू एंगल, देन pq एंड
arc length of PQ will always be the same. तो practically हमने अच्छा उल्टा लिखा PQ यहाँ लिखते हैं and चलेगा पक्का। तो हमारे पास इसको हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो हम ds लिखा करते थे क्योंकि अभी हम कुछ रिलेशन निकालने वाले हैं और ये हमारे पास होगा r d थीटा। R की length होती है radius into अगर हाँ तो arc length is always radius into theta, but अगर वो थीटा छोटा है d थीटा अगर बहुत छोटा है then this and this will approximately take it as same क्योंकि अभी हम कुछ angular velocity इसका यूज करें। Yes, this is the displacement practically अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है तो फ्री है। But in general I hope ये arc length का फॉर्मूला तुम्हें वैसे ही पता होगा, राइट? ये अलग से लिखना सेपरेटली है ना? डिफाइंड है L is equal to r theta तो हम शॉर्ट पता है ना? अभी हम कुछ वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मैं अभी लिखना है नहीं सब लिखना भाई तुम्हें ये लिख लिया नहीं ये हो गया यही काफी अभी तक चल रही है ये बहुत बहन है तेरी बहुत बहन है तेरी सबने भाई बहन अभी जाना पड़ेगा उसको मारे ठीक है। तो दिस इज d theta एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना वर्ड जो हम यूज करते हैं वो एंगुलर सब जगह पे एंगुलर वर्ड यूज करने वाले हैं। जल्दी करें संदीप है दिक्कतें हो रही हैं सर आप काम क्या है और द पर्पस ऑफ लाइफ क्या है ये जो आपने डीएसएस आया ले वाले टॉप पे आता है तो करो बड़े आगे नहीं जल्दी जल्दी अरे भाई 10 मिनट बात करते हैं कार्यक्रम ये लाइव अगर पीक्यू से ऊपर इससे डन राइट अच्छा अच्छा प्लीज ये टी थीटा जैसा नहीं है ना ये साथ में दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके सर गलत बात है टी थीटा सर पर्पस ऑफ टाइप बस नहीं अगर जैसे बीच वाली कहानी पे लिखा जहाँ पर मॉडल टाउन क्या सेम अब तक लिखा सब हॉबी है मॉडल हो गया अभी नहीं लिखा अरे यार Okay, let's write down next thing is angular velocity. इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा। हाँ तो W में है दिस इज ओमेगा W ठीक है ओमेगा नो W भी है बट हम रीड नहीं हम W रीड नहीं करते हम सिर्फ ओमेगा रीड करते हैं सिंबल एग्जैक्टली W है बट इट इज नॉट दिस ऐसे नहीं लिखेंगे आपको W लिखने की आदत है प्लीज डोंट राइट इट लाइक दिस जस्ट राइट लाइक ठीक है तो वो ओमेगा ऐसे ही लिखेंगे छोटा अगेन नॉट कैपिटल लिखवा मैं वो लाइन करवा दूं सबसे quickly definition rate of change of
angular displacement, rate of change of angular displacement is called as angular velocity. Rate of change of angular displacement is defined as angular velocity. यही तो angular theta angular तो वर्ड है ना, जब डिस्प्लेसमेंट बोलते तो बाय डिफॉल्ट वो लीनियर होता था। बैठ जाएंगे 10 मिनट 12 को की बात है। ओके, तब हमने जब वहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड काइनेमेटिक्स में यूज किया तो हमने वहां पे कुछ बोला नहीं था क्योंकि पार्टिकल हमारे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। जब हमने ये सब बातें करी थी v = ds/dt, है ना, तो हम यहाँ पर केवल डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते थे क्योंकि मेजरली हम बात कर रहे थे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रहा है, राइट, है ना। यहाँ पर क्योंकि चीजें अब एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट घूम रही है इसलिए हम वो वर्ड को एंगुलर बोल रहे हैं। तो एंगुलर का सिंबल का कुछ सेंस नहीं, क्योंकि एंगुलर कोई अपने आप में चीज नहीं है, जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि चीजें सर्कुलर मोशन में घूम रही है। जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला तो हमने उसको थीटा या डी थीटा से डिफाइन करा। सिमिलरली अच्छा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी बोला तो अब हम उसको बोल रहे हैं वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये समझ आ रहे हैं पक्का? है ना, यार ऐसा। और हमने वहां पर भी जैसे एवरेज वेलोसिटी करी, इंस्टेंटेनियस करी थी, तो ये हमारी कौन सी, जब हम रेट की बात करते हैं तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस है ना। हमें अगर एवरेज की बात करनी होगी तो हम बस केवल थीटा बाय टी लिख देंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में सारी चीजें रिपीट होंगी कि टी टाइम में वो कितना एंगल घूम रहा है ना, तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट थीटा बाय टी। सही है, हां एवरेज पूरा एग्जैक्टली सेम कहानी। विल कम टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग से थोड़े सा नई चीजें ध्यान से सुनते जाओ एक बार कि जो कहानी यहाँ पर थी ये वाली v = ds/dt था, है ना। अगर हमसे पूछा जाता था एवरेज वर्कआउट तो हम एवरेज क्या बोलते थे, जो भी उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है जितनी देर में हो रहा है। अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती थी तब हम उसको s = v * t लिख पाते थे डायरेक्टली, क्योंकि वो हाफ एटी स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाता है। अगर कहीं पर स्पीड कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट है देन हम डायरेक्टली वेलोसिटी इनटू टाइम स्पीड बोल सकते हैं। ये कब लगा पाते थे, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, राइट, हर बार नहीं लगा पाते थे। तीन चीज यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर मैं तुमसे बोलूं इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, क्या हम ये लगा पाएंगे, ये नहीं है कांस्टेंट में टॉक अबाउट दैट, तो हम थीटा = ओमेगा टी लगा देंगे। सेम चीजें एग्जैक्टली अगेन हम रिपीटिंग जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा है एज इट इज, हम सारे सिंबल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, s को थीटा से, वेलोसिटी को ओमेगा से, ऐसे ही एक्सेलरेशन को अल्फा से। बट पहले सिंबल समझ लो कि उसके क्या है। यहाँ पे वेक्टर लगाए तो ये वेक्टर क्वांटिटी, विल टॉक अबाउट इट्स डायरेक्शन सम टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, नहीं अब मीटर पर सेकंड नहीं होगी ना, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ये अब हमारा रेडियन में डिफाइंड है, तो अपॉन टाइम। तो कहना है इसकी यूनिट ओमेगा की यूनिट ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड। हाँ डायमेंशन इसका ds को -1 होगा यार, क्योंकि हमने वहां पे थीटा बोला था, इसका डायमेंशन रिस्पॉन्ड इसकी यूनिट है बट इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन t-1 करेक्ट, ठीक है पक्का। राइट डाउन नेक्स्ट टर्म एज व्हाट टाइम पीरियड। सर कंपेयर करता है बेसिक तीनों से इक्वेशन मैं हाँ पूरे रिप्लेस हो एग्जैक्टली यस। नहीं सर हो गया ना। हाँ बट यहाँ पर जब ओमेगा कांस्टेंट है तब थीटा = ओमेगा डी है। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा तो हमको सेम चीज है, ये चीज अगर इफ यू वांट टू राइट साइड में जस्ट टू कंपेयर वो सेम चीजें लिख सकते हो, बट ऐसा जरूरत नहीं है, जस्ट सिमिलर कहानी है। ओके, अब जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव होता था तब हम टाइम पीरियड की बात नहीं करते थे,
अब टाइम पीरियड सर्कल में है तो कहीं से स्टार्ट होगा कहीं पे वापस आएगा। तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जल्दी से लिखते हैं थोड़ा सा, टाइम पीरियड कैपिटल टी। ओके, राइट डाउन कैपिटल टी है, स्मॉल टी जनरल टाइम के लिए बात करते हैं, कैपिटल टी फॉर द टाइम पीरियड। ओके, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल सर्कल, time taken to complete one full circle is defined as time period. Time period to complete one full circle is defined as the time period. कि अगर पार्टिकल हमारा किसी जगह से मोशन उसका स्टार्ट हुआ है, तो वापस अच्छा इसको हम थोड़ा सा बनाते रहते हैं। ओमेगा हम ऐसे बनाते हैं, मतलब पार्टिकल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अगर हमने ऐसे बनाया तो वो क्लॉकवाइज, जस्ट अ सिंबल ऑफ ओमेगा इज बेसिकली सेंस बनाने का मतलब सर्कल में है तो पार्टिकल या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज। तो जब हम ऐसे बनाते हैं इसका मतलब ये पार्टिकल इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एक पूरा चक्कर काटने में जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, तो एक सर्कल काट, एक पूरा चक्कर काटने में वो कितना एंगल घूम जाएगा? अगर वो कांस्टेंट ओमेगा से 360, बट प्लीज याद रखना हम वो 2 पाई बोलेंगे, 360 नहीं बोलेंगे, ठीक है? अगर ओमेगा कांस्टेंट है, हमने अभी भी क्या बात करी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यही बात करी ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारे लिए अब क्या हो गया, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर एक पूरा चक्कर काटना है तो कितना एंगल घूम रहा है? 2 पाई कांस्टेंट ओमेगा से। अब हम t को कैपिटल टी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम एक सर्कल में जो होता है t जनरल t होता है, छोटा t, कैपिटल टी इज ऑलवेज फॉर द टाइम पीरियड। तो कहने से एक नया फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत मेजर चीज होता है फिजिक्स में। t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। बहुत ज्यादा, तो actually 90% of the problem of circular motion is based on constant omega, not a very good omega. ये हमारा कब वैलिड है? जब ओमेगा कांस्टेंट है, मेजरली वही होता है, बट अगर कहीं वेरिएबल होगा वी मल्टीप्लाई। एक कॉपी बंद है, खुद लिखी है तुमने? ये भी लिखी है? चलो भाई, हाँ लिखना है भाई, लिखना है। को जाना कॉलेज नहीं ना, तो ओके, so we'll continue from this. क्या कर दे यार, ओके 2 घंटे पहले से मेरा मन से यही था। सर आज ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, इतना लेना चाहिए।